प्रेस करें बेल आइकन ताकि आप रहें हमेशा अपडेटेड। इस वीडियो में आपकी जो 12th क्लास की हिस्ट्री की फर्स्ट बुक है उसके अंदर 4 चैप्टर्स हैं। वो चारों चैप्टर्स आपकी इस वाली वीडियो में कवर हो जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। हड़प्पा सिविलाइजेशन यानी कि हड़प्पा सभ्यता का चैप्टर अच्छे से समझ आ जाएगा। इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चैप्टर शुरू करते हैं। अगर आप मैप में देखो तो इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान ये वाला पूरा एरिया हड़प्पा सिविलाइजेशन का पार्ट था। हड़प्पा की स्क्रिप्ट यानी कि हड़प्पा की लिपि आज भी अनडेसिफर्ड है, हमें नहीं पता उसमें क्या लिखा था। सील्स, हड़प्पा की सील्स जो हैं ये स्टोन स्टेटाइट की बनी हैं। इसके ऊपर स्क्रिप्ट लिखी है हड़प्पन और नीचे एक एनिमल बना हुआ है। अब बात करते हैं हड़प्पन्स की ईटिंग हैबिट्स की। वो लोग क्या खाया करते थे? तो हड़प्पन्स प्लांट्स खाते थे, एनिमल्स और फिशेस। प्लांट्स में हमें ग्रेन्स मिले हैं, व्हीट, बार्ले, लेंटिल यानी कि दालें, चिकपी चना, सेसमे तिल। एनिमल्स में हमें कैटल, शीप, गोट, बफलो, पिग इन सब की बोन्स मिली हैं। वो लोग इनको घर में पाला यानी कि डोमेस्टिकेट किया करते होंगे। बोर, डियर, घड़ियाल ये वाइल्ड एनिमल्स की बोन्स भी मिली हैं, जंगली जानवरों की। इसके अलावा हमें फिशेस और फाउल यानी कि एक पक्षी होता है उसकी बोन्स भी मिली हैं। जो टेक्निक्स वो लोग एग्रीकल्चर की यूज़ करते थे वो हमें ऐसे पता चलता है कि हमें सील्स और टेराकोटा स्कल्पचर जो कुछ इस तरीके के दिखते हैं, हमें वो बुल और प्लॉ यानी कि हल का मिला है। तो अगर उन्हें बुल के बारे में पता था तो शायद उन्हें ऑक्स यानी कि बैल के बारे में भी पता होगा, जिसे वो लोग हल चलाने के लिए यूज़ किया करते होंगे। अब वो लोग अगर एग्रीकल्चर करते होंगे तो वो लोग इरिगेशन भी करते होंगे। तो इरिगेशन में हमें ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स, वेल्स और एक वाटर रिजर्वॉयर धोलावीरा जो गुजरात में वहाँ पे मिलता है। अब बात करते हैं मोहनजोदारो। मोहनजोदारो एक प्लान्ड अर्बन सेंटर है। ऑल्दो मोहनजोदारो हड़प्पा के बाद मिला था लेकिन वो वेल प्रिजर्व्ड है। हड़प्पा की ब्रिक्स वगैरह चुरा ली गई इसीलिए वो इतने अच्छे से प्रिजर्व नहीं किया गया। मोहनजोदारो के 2 पार्ट्स हैं, एक सिटाडेल और एक लोअर टाउन। जो सिटाडेल है वो छोटा एरिया है बट हाइट में ऊंचा है। उसके हाइट में ऊंचा होने का रीजन है उसके नीचे एक ब्रिक और मड की लेयर है। लोअर टाउन साइज में बड़ा है लेकिन नीचे है। काफ़ी ह्यूज अमाउंट ऑफ लेबर यूज़ की गई होगी इन सारे स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए। ब्रिक्स जो हमें वहाँ पे मिली हैं वो बिल्कुल स्टैंडर्ड रेशो की हैं। हमें वहाँ पे ड्रेन्स मिले हैं। हर स्ट्रीट के नीचे एक ड्रेन बनाया जाता था, उसके बाद उसके ऊपर घर बनाए जाते थे। हर घर के नीचे हमें ऐसी एक वॉल मिली है जहाँ से डोमेस्टिक वेस्ट उस घर का मेन स्ट्रीट से जाके कनेक्ट हो जाया करता था। अब घर की बात करते हैं, डोमेस्टिक आर्किटेक्चर। तो हमें घर यानी कि रेजिडेंशियल साइट्स लोअर टाउन में मिलती हैं। इसमें बीच में एक कोर्टयार्ड यानी कि आंगन है जहाँ पे लोग अपनी डेली एक्टिविटीज यानी कि खाना बनाना, सिलाई बुनाई करना वो सब किया करते होंगे। अगर आप प्राइवेसी की बात करो तो घर के आसपास कोई विंडोज नहीं थी। मेन एंट्रेंस से आपको घर के अंदर का व्यू डायरेक्टली नहीं दिखता था। काफ़ी घरों में हमें स्टेयर्स मिलती हैं जो ये बताती हैं कि शायद 2nd फ्लोर भी रहा होगा। हमें हर घर में एक वॉशरूम भी मिलता है। काफ़ी सारे घरों में एक इंडिविजुअल वेल हमें मिलते हैं। मोहनजोदारो में ही 700 वेल्स मिले हैं। सिटाडेल एक पब्लिक एरिया है। सबसे पहले सिटाडेल में बात करते हैं वेयर हाउस की। वेयर हाउस एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है। नीचे का एरिया ब्रिक्स का बना होगा जो आज भी है। ऊपर का शायद वुड का बना होगा जो वक्त के साथ खराब हो गया, अब वो नहीं है। सेकंड बात करते हैं ग्रेट बाथ की। ग्रेट बाथ एक रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर है, मतलब रेक्टेंगल है वो,
उसके अंदर पानी होता होगा, तो इसीलिए साइड्स पे ब्रिक्स को मोर्टार और जिप्सम लगा के ऐसे बनाया गया है कि पानी उसके अंदर ही रहे। ग्रेट बाथ में जाने के 2 एरियाज थे, एक नॉर्थ से और एक साउथ से। जिस तरीके से उसे मैसिव तरीके से बनाया गया है, ये माना जाता है कि शायद वो किसी रिचुअल के लिए यूज किया जाता होगा। ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस यानी कि सामाजिक विभिन्नता, इसमें हम 2 चीजों की बात करेंगे, एक बरियल्स और एक लग्जरीज। हमें काफी सारे बरियल्स यानी कि जो उन लोगों को दफनाते थे उसमें हमें पॉटरी और ऑर्नामेंट्स मिले हैं जो ये बताते हैं कि शायद वो लोग आफ्टर लाइफ में बिलीव करते होंगे। हमें मेन और वुमेन के बरियल्स में ज्वेलरी भी मिली है। कुछ में हमें कॉपर मिरर जो कुछ इस तरीके का दिखता है वो भी मिला है। लेकिन ओवरऑल हमें ये लगता है कि हड़प्पन्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव और प्रेशियस चीज़ें बरी करने में बिलीव नहीं करते थे डेड्स के साइड पे। अब बात करते हैं लग्जरीज की। इसमें हम 2 चीज़ों की बात करेंगे, एक यूटिलिटेरियन और एक लग्जरीज। यूटिलिटेरियन वो चीज़ें होती हैं जो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो, वो हर जगह पे इवनली मिल जाती हैं। लग्जरीज एक्सपेंसिव इसीलिए मानी जाती हैं क्योंकि वो कुछ जगहों पे मिलती हैं, उनकी टेक्निक्स भी मुश्किल होती हैं और वो सिर्फ बड़े एरियाज यानी कि मोहनजोदारो और हड़प्पा जैसे एरियाज में मिलती हैं, लेकिन स्मॉल सेटलमेंट्स जैसे कि लोथल इनमें नहीं मिलती। अब बात करते हैं क्राफ्ट प्रोडक्शन कि यहाँ पे चीजें बनती थी तो वो कैसे बनाई जाती थी और कहाँ बनती थी। इसमें हम बात करेंगे चुन्हुदारो। चुन्हुदारो एक छोटा सा 7 हेक्टर्स का एरिया है। उसे मोहनजोदारो से कंपेयर करें तो मोहनजोदारो 125 हेक्टेयर का एरिया है, मतलब वो बहुत छोटा था। चुन्हुदारो में बीट मेकिंग, शेल कटिंग, मेटल्स पे काम करना, सील्स बनाना, वेट मेकिंग यानी कि तोलने वगैरह वजन की चीजें, वो सब यहाँ पे बनती थी। उसके लिए अलग अलग मटेरियल्स यूज किए जाते थे जैसे क्रिस्टल, क्वार्ट्स, मेटल्स जैसे कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड। टेक्निक्स भी वो लोग जैसा मटेरियल उसके हिसाब से टेक्निक यूज करते थे। जैसे स्टेटाइट एक बहुत सॉफ्ट स्टोन होता है, उसका पाउडर वो लोग बीड्स बनाने में यूज करते थे। काफी सारी छोटी सेटलमेंट्स जैसे कि चुन्हुदारो और लोथल, इनसे बड़ी सेटलमेंट्स पे सामान शायद ट्रांसपोर्ट किया जाता होगा। अब हमें कैसे पता चलता है कि ये सेटलमेंट एक क्राफ्ट प्रोडक्शन सेटलमेंट है? तो हमें आइडेंटिफाई करने के लिए हम देखते हैं रॉ मटेरियल जैसे कि स्टोन, शेल्स, कॉपर, टूल्स, अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट्स, रिजेक्ट्स, वेस्ट। वेस्ट एक बेस्ट इंडिकेटर होता है कि हमें कोई जगह के बारे में अगर पता लगाना है। मटेरियल्स कैसे प्रोक्योर किए जाते होंगे? तो बुलक कार्ट, क्योंकि वहाँ पे लैंड पे हमें वहाँ पे टेराकोटा मॉडल्स मिले हैं। दूसरा रिवर रूट्स, क्योंकि ये इंडस यानी कि सिंधु नदी और उसके आसपास के एरियाज में है तो रिवर। और तीसरा कोस्टल रूट्स यानी कि समुद्र के आसपास के भी एरिया में है तो कोस्टल रूट्स। हड़प्पन्स मटेरियल कैसे प्रोक्योर करते होंगे? तो 3 तरीके से। एक तो हड़प्पा की सेटलमेंट में ही, जैसे बालाकोट और नागेश्वर, यहाँ पे शेल्स मिलते हैं तो ये शेल्स और जगहों पे ट्रांसपोर्ट करते होंगे। शौर्तुघई ये अफगानिस्तान में है, यहाँ से ये लोग लेपिस लेजुली ट्रांसपोर्ट करते होंगे बाकी जगहों पे। ये हड़प्पा के अंदर की बात। अब काफी टाइम ये लोग हड़प्पा के एरिया से बाहर से भी ट्रांसपोर्ट किया करते थे, जैसे गोल्ड शायद साउथ इंडिया से मंगवाया जाता था। कॉपर ये लोग शायद खतरी रीजन जो राजस्थान में है वहां से मंगवाते होंगे। तीसरा तरीका जो ये लोग ट्रेड करते होंगे वो है लॉन्ग डिस्टेंस। ये माना जाता है कि शायद कॉपर ओमान, जो उस वक्त में मगन कहा जाता था, वहां से आती थी। ऐसा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ओमान और हड़प्पा दोनों के कॉपर में निकल के ट्रेसेस का ओरिजिन कॉमन है। दूसरा, हमें ओमान में ऐसी जार मिली है जो हड़प्पा की है और उसके ऊपर ब्लैक कलर की क्ले लगी हुई है, तो इसका मतलब इसके थ्रू वो लोग कुछ ट्रेड करते होंगे जिसके बदले ओमान के लोग उन्हें कॉपर दिया करते होंगे। सील्स, स्क्रिप्ट्स और वेट्स। सील्स हमें लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज की जाती होंगी, जैसे कि बता दिया उसके ऊपर कुछ लिखा है और नीचे एक एनिमल बना होता होगा। स्क्रिप्ट हमें आज तक पता तो नहीं उसमें क्या लिखा गया है, लेकिन वो शायद राइट टू लेफ्ट लिखते होंगे क्योंकि राइट में स्पेस थोड़ी ज्यादा है
लेफ्ट में थोड़ा जगह कम पड़ गई, तो वी नो दैट वो राइट टू लेफ्ट लिखा करते होंगे। 375 से 400 तक के साइंस हमें मिले हैं। राइटिंग हमें सील्स, टूल्स, जार्स, ज्वेलरी इन सब पे लिखी हुई मिलती है। वेट्स स्टोन चर्ट के बने होते थे। छोटे वेट्स शायद ज्वेलरी और बीड्स के वेट के लिए यूज किए जाते होंगे। इसके अलावा हमें एक मेटल स्केल पैन मिला है तोलने के लिए, वो भी हमें वहां पे मिलता है। एंशिएंट अथॉरिटी, अब इतने कॉम्प्लेक्स डिसीजन लिए जाते थे, ब्रिक्स का साइज सेम है तो कोई तो अथॉरिटी रही होगी। इस पे 3 व्यूज हैं। पहले कहते हैं कि कोई रूलर नहीं था, सब इक्वल थे। दूसरे कहते हैं कोई सिंगल रूलर नहीं था पर बहुत सारे थे, मतलब मोहनजोदारो का अलग, हड़प्पा का अलग। तीसरी थ्योरी है कि एक ही स्टेट थी ये पूरी, क्योंकि ब्रिक्स का साइज सेम है, सेटलमेंट पूरी प्लान करके घर बन रहे हैं, तो ये पूरी एक ही स्टेट थी और ये सबसे ज्यादा प्लॉजिबल मानी जाती है, थर्ड वाली थ्योरी। 1800 के बाद इस सिविलाइजेशन का एंड होने लग गया और दूसरी जगहों पे सेटलमेंट्स एक्सपैंड होने लग गई, पॉपुलेशन बढ़ गई। 1900 के बाद हम देखते हैं कि पहले जो इतनी हाई टेक्निक से घर बनाए जाते थे वो सब में अब डिटोरेशन आ गया, मतलब कि अब उतने अच्छे से प्लान्ड घर नहीं बनते थे, वेट्स वगैरह स्टैंडर्डाइज नहीं, अब लोकल वेट्स यूज होने लग गए, तो थोड़ा सा फर्क आने लग गया। इसकी एक्सप्लेनेशन ये दिया जाता है कि शायद कोई क्लाइमेट चेंज, डिफॉरेस्टेशन या फिर एक्सेसिव फ्लड्स आ गए या रिवर शिफ्ट हो गई या ड्राई हो गई, जिसके कारण उन्हें कहीं दूसरी जगह पे जाना पड़ा। लेकिन ये किसी एक छोटे एरिया के लिए तो हम मान सकते हैं, लेकिन पूरी सेटलमेंट के लिए कोई एक रीजन हमें आज भी नहीं पता। अब बात करते हैं जो आर्कियोलॉजिस्ट्स ने उन चीजों को ढूंढा। सबसे पहले बात करते हैं अलेक्जेंडर क्यूमिंगम। अलेक्जेंडर क्यूमिंगम was the first Director General of ASI, means Archaeological Survey of India. He is known as the father of Indian archaeology. Although अलेक्जेंडर क्यूमिंगम के टाइम पे इंडस वैली सिविलाइजेशन डिस्कवर नहीं हुई थी, तो उनको यही लगता था कि गंगा वैली सिविलाइजेशन इज द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। और उन्होंने जो भी चीजें उनको मिली हड़प्पा से रिलेटेड, उन्होंने उस ही टाइम में जो आए स्कॉलर्स, उन्होंने उन्हीं के टाइम में उन्हें फिक्स करने की कोशिश की। इसके बाद फिर क्या हुआ, दयाराम साहनी जी और रखाल दास बैनर्जी, ये दोनों ने, दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा में और रखाल दास बैनर्जी जी ने मोहनजोदारो में एक्सकेवेशन किया और इन दोनों को इन जगहों पे सील्स मिली जो बिल्कुल सेम तरीके की थी, तो ये माना गया कि हाँ इनका ओरिजिन सेम है। फिर 1924 में जॉन मार्शल, जो कि उस वक्त के डायरेक्टर जनरल थे एएसआई के, उन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन को अनाउंस किया। पर अलेक्जेंडर क्यूमिंगम और जॉन मार्शल दोनों ने एक गलती की, वो ये थी कि जब आप मिट्टी के नीचे वाले एरिया में कोई चीज देखोगे तो वो पुरानी होगी, जो नई चीज होगी वो ऊपर की लेयर में होगी। लेकिन इन्होंने पूरे एरिया को एक ही माना। ये फाइनली REM व्हीलर, जो कि डायरेक्टर जनरल थे 1944 में, उन्होंने अलग अलग लेयर्स में जो चीजें मिली उन्हें अलग अलग टाइम में डिवाइड करना शुरू किया। तो ये प्रॉब्लम फाइनली तब ठीक हो गई। अब हमें पास्ट के बारे में कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं जब हम उनके कंक्लूजन्स निकालते हैं। क्लासिफाई कैसे किया जाता है जब कोई चीज मिलती है? एक तो बहुत सिंपल है, स्टोन्स मिले उनको स्टोन्स, शेल की कैटेगरी में। दूसरा तरीका थोड़ा कॉम्प्लेक्स है कि जिस चीज के लिए वो यूज किए जाते थे उनके फंक्शंस के बेस पे उसको डिवाइड करना। इस चीज को करने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट आज का रेफरेंस लेते हैं। जैसे आज बीड्स, क्ले किस चीज के लिए यूज होती हैं, उसे प्रेजेंट से वो पास्ट में ले जाते हैं। फिर वो किस जगह पे मिली हैं, मतलब वो घर में मिल रही है या वो किसी के ग्रेव में मिली है या वो ड्रेन में मिली है, वो कहाँ पे मिली है। कितनी बार उन्हें इनडायरेक्ट एविडेंसेस भी यूज करने पड़ते हैं, जैसे कि कॉटन हमें कहीं कहीं पे मिली है लेकिन उसके रेफरेंस के लिए वो स्टैचूज को देख लेते हैं और स्टैचू से उन्हें पता चलता है कि अगर अच्छा क्लोथ्स पहने हुए हैं मतलब कॉटन के बारे में पता होगा। प्रॉब्लम तब आती है जब काफी सारी ऐसी चीजें मिलती हैं जो अनयूजुअल होती हैं,
उन्हें रिलीजियस चीज़ों में कनेक्ट कर दिया जाता है, जैसे प्रीस्ट किंग हमने पढ़ा था। कुछ स्ट्रक्चर जो थोड़े डिफरेंट मिले, जैसे हमने ग्रेट पाथ देखा, बहुत बड़ा था तो उसे कनेक्ट कर दिया कि हाँ वो किसी रिचुअल के लिए यूज़ किया जाता होगा। फिर हमें काफ़ी सारी सील्स पे प्लांट्स बने हुए मिले हैं, तो वो मानते हैं कि शायद प्लांट्स को वो लोग वर्शिप किया करते होंगे, नेचर को। कंफ्यूजन तब होती है जैसे हमें शिवजी एक क्रॉस लेग्ड प्रोटो शिवा मिले हैं, तो माना जाता है वो शिवजी का ही शायद रूप होंगे। तो आर्कियोलॉजिस्ट आज से पुराने में जाते हैं, तो ऋग्वेदा एक उस बुक में रुद्र नाम मेंशन्ड है शिवजी का, और जो रुद्र नाम है वो बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा शिवजी को प्रोटो शिवा में उनके आसपास एनिमल्स दिखाए गए हैं, वो प्लांट्स और एनिमल्स के गॉड शो किए गए हैं। ऐसा कुछ भी हमें रुद्र के रूप में नहीं मिलता। तो द डिपिक्शन ऑफ रुद्र इन ऋग्वेदा इज डिफरेंट फ्रॉम डिपिक्शन ऑफ शिवा इन हरप्पन सील्स, तो वो बिल्कुल मैच नहीं। तो ये था हिस्ट्री 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स हों तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हो, और मेरा इंस्टा लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 3 मिनट्स में किंग, फार्मर्स एंड टाउन्स, यानी कि राजा, किसान और उनके नगर, ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करें। किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स में सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है वो ये है कि 6th सेंचुरी एक टर्निंग एरा क्यों कहा जाता है उसको। तो उसका सबसे पहला पॉइंट है कि नई स्टेट्स, एम्पायर्स और किंगडम्स इमर्ज होने लग गए थे। दूसरा, इस टाइम में एग्रीकल्चर बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से होता था। तीसरा, लोहे का इस्तेमाल यानी कि यूज ऑफ आयरन बढ़ गया था इस टाइम पे। कॉइनेज, सिक्के बनना इस टाइम में शुरू हुआ था। और बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, ये रिलीजन्स इसी टाइम पीरियड में ग्रो हुए थे। ये सारे फैक्टर्स हैं जो 6th सेंचुरी को एक टर्निंग एरा बनाते हैं। ये हमें किन सोर्सेस से पता चलता है, तो वो सोर्सेस हैं इंस्क्रिप्शंस, टेक्स्ट, कॉइन्स। प्रिंसिप एंड पियादसी, जेम्स प्रिंसिप ये ईस्ट इंडिया के ऑफिसर थे। इन्होंने 1930s ब्राह्मणी और खरोस्ती को इन्होंने इसे डेसिफर कर लिया था। पियादसी ये बेसिकली किंग अशोक के लिए मेंशन किया जाता है, और पियादसी का मतलब होता है प्लेजेंट टू बिहोल्ड, देखने में सुखद। अब बात करते हैं अर्ली स्टेट्स। 16 महाजनपदास ये बहुत मेजर माने जाते हैं। इनमें भी कुछ बहुत इम्पोर्टेंट हैं, वो हैं वाजी, मगध, कोसला, कुरु, पंचाला, गंधारा और अवंती। ये बहुत इम्पोर्टेंट महाजनपदास हैं। महाजनपदास किंग्स रूल करते थे। गाना एंड संघा ये भी किंग्स को ही कहा जाता है, राजा को। भगवान महावीर और भगवान बुद्ध ये भी दोनों गाना कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। हर महाजनपदा की अपनी एक कैपिटल होती थी। उस कैपिटल में फोर्ट होता था, किले होते थे। उस किले में राजा रूल करते थे। अब प्रॉपर रूल करने के लिए तरीके भी पता होने चाहिए, किस तरीके से रूल करना है। तो उस टाइम में ब्राह्मण्स ने संस्कृत टेक्स्ट धर्म सूत्र कंपोज करना स्टार्ट किया था, जिसमें ये लिखा जाता था कि एक राजा से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो किस तरीके से रूल करे। 16 महाजनपदास में सबसे इम्पोर्टेंट मगध को माना जाता है। 6th से 4th सेंचुरी तक मगध बहुत पावरफुल महाजनपदा था। मगध आज का बिहार है। मगध के इतने पावरफुल होने के रीजंस में सबसे पहला रीजन है कि मगध जिस एरिया में है वहाँ पे इस तरीके का टेम्परेचर है कि फसल बहुत अच्छी ग्रो होती है, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। दूसरा, आयरन माइंस, क्योंकि उस वक्त लोहे का इस्तेमाल ज़्यादा हो गया था, तो ये झारखंड में आयरन की माइंस आज भी हैं। तीसरा, एलिफेंट्स उस वक्त आर्मी में बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते थे, जो मगध के जंगलों में मिलते हैं। चौथा, गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास का एरिया है ये, तो फिर कम्युनिकेशन और ट्रैवलिंग में थोड़ा इजी हो जाता है क्योंकि रिवर है। बुद्धिज्म एंड जैनिस्ट राइटर्स ने ये लिखा है कि मगध के स्ट्रॉन्ग होने का रीजन उसके पावरफुल रूलर्स जैसे कि बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंदा, इन्होंने पावरफुल रूलर्स ने वहाँ पे रूल किया है, जिसके कारण भी ये बहुत स्ट्रॉन्ग माना जाता है।
हर महाजनपदा की अपनी एक कैपिटल होती थी। तो मगध की कैपिटल 4th सेंचुरी से पहले राजगृह थी। 4th सेंचुरी के बाद ये पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दी गई। पाटलिपुत्र आज का पटना है। पाटलिपुत्र एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य एम्पायर के रूलर थे, जिन्होंने मौर्य एम्पायर एस्टैब्लिश किया था, उनके कंट्रोल की पावर में। मौर्य एम्पायर के बारे में हमें कैसे पता चलता है? तो सबसे पहले वर्क ऑफ मेगस्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के रूल में आते थे, उन्होंने जो लिखा है मेगस्थनीज ने। दूसरा अर्थशास्त्र, ये प्रोबेबली कौटिल्य या फिर उन्हें चाणक्य भी कहा जाता है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के मिनिस्टर और उनके गुरु भी कहे जाते हैं, उन्होंने लिखी है। तीसरा बुद्धिस्ट जैनिस्ट टेक्स्ट, ये भी मौर्य एम्पायर के बारे में मेंशन करते हैं। चौथा इंस्क्रिप्शंस, अशोका ने पत्थरों पे काफी सारी पिलर्स पे लिखवाया है इंस्क्रिप्शंस, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। अशोका फर्स्ट रूलर थे जिन्होंने मैसेजेस को इतने बड़े बड़े रॉक्स और पिलर्स पे लिखवाया। अशोका ने धामा को भी स्टार्ट किया था। धामा कोई धर्म नहीं है, धामा बेसिकली पॉजिटिव बातें और मैसेजेस स्प्रेड करना, जैसे कि रिस्पेक्ट एल्डर्स, ब्राह्मण्स को जेनरसली ट्रीट करना, अपने से नीचे जो स्लेव्स और सर्वेंट्स हैं उनको काइंडली ट्रीट करो, हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करना, ये सब धामा में इंक्लूडेड था। अब इतने बड़े एरिया को एडमिनिस्टर कैसे किया जाता था? तो पाटलिपुत्र उसकी कैपिटल थी। उसके अलावा तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली, स्वर्णगिरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे। कम्युनिकेशन लैंड और रिवर दोनों जगहों से होता था। अब क्योंकि ये बहुत हफ्ते या महीने लगते थे एक एक ट्रेड की जर्नी में, तो इसीलिए आर्मीज मेंटेन की जाती थी। मेगस्थनीज ये कहते हैं कि एक कमिटी, उसके नीचे 6 सब कमिटीज होती थी, मतलब इतनी सारी कमिटीज मेंटेन की जाती थी। अशोका ने एम्पायर को एडमिनिस्टर और कंट्रोल करने के लिए धामा को भी यूज किया। धामा महामंता अपॉइंट किए उन्होंने। ये लोगों के पास जाके जो सारे अच्छे मैसेजेस होते थे धामा के, वो स्प्रेड करते थे। अब मौर्य एम्पायर सिर्फ 150 ईयर्स तक का ही था, लेकिन फिर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि अशोका एक ऐसे रूलर थे जो ना ही सिर्फ पावरफुल थे, लेकिन वो बहुत काइंड और हम्बल भी हो गए थे जब उन्होंने कलिंगा के बाद वॉर छोड़ दिया था। तो जब हम लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तो काफ़ी सारे नेशनलिस्ट ने अशोका को एक मोटिवेशन और आइडल की तरह मानना शुरू किया था। और मौर्य डायनेस्टी ने इतने बड़े एरिया में एक टाइम पे कंट्रोल किया था, तो इसीलिए इसे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। अब जैसे जैसे मौर्य एम्पायर का कंट्रोल वीक होने लग गया, नए चीफ्स आने लग गए। साउथ में चोलास, चेरियाज और पांड्याज, इनके बारे में हमें तमिल संगम टेक्स्ट से पता चलता है। डिवाइन किंग्स, काफ़ी सारे किंग्स अपने आप को हाई स्टेटस देने के लिए गॉड से कनेक्ट करते थे। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आता है कुशानास। कुशानास अपने आप को ऐसे टाइटल्स देते थे जैसे देवपुत्र। देवपुत्र मीन्स गॉड का सन, देव के पुत्र। वो अपने आप को ऐसे हाई टाइटल्स देते थे टू इंडिकेट दैट दे आर गॉड लाइक फिगर्स, अपने आप को पावरफुल इंडिकेट करने के लिए। अब 4th सेंचुरी में गुप्ता एम्पायर डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करते थे, वो लोग समंतास को अपॉइंट करते। समंतास वो लोग होते थे जो आर्मी मेंटेन करते थे, लोकल एरिया का लैंड, हर चीज ऑर्गेनाइज करना, और वो लोग राजा को जब भी आर्मी की रिक्वायरमेंट होती थी तो उनको दिया करते थे। लेकिन कभी कभी ये समंतास बहुत पावरफुल हो जाते थे, तो वो लोग उस एरिया में राजा को हरा के खुद भी रूल करना शुरू कर देते थे। तो समंतास के थ्रू गुप्ता एम्पायर में कंट्रोल किया जाता था। गुप्ता रूलर्स के बारे में हमें उनके सिक्कों से, उनके इंस्क्रिप्शंस और प्रयाग्य प्रशस्ति ये माना जाता है कि गुप्ता एम्पायर में एक सबसे पावरफुल जो रूलर समुद्रगुप्त, जैसे अकबर के कोर्ट में बीरबल होते थे, इसी तरह समुद्रगुप्त के कोर्ट में हरिसेना नाम के पोएट होते थे। उन्होंने प्रयाग्य प्रशस्ति समुद्रगुप्त की प्रेज में पोयम की फॉर्म में लिखी है। अब हमें राजा के बारे में तो काफी कुछ पता चल जाता है कि वो किस तरीके से रहते थे। ऑर्डिनरी लोग, जो नॉर्मल लोग रहते थे, उनकी लाइफ के बारे में हमें नहीं पता चल पाता। तो जकाता और पंचतंत्र ये ऐसी कहानियां हैं जिनसे हमें थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाता है कि लोग किस तरीके से रहते थे। अब स्ट्रैटेजीज टू इंक्रीज प्रोडक्शन, उसके लिए लैंड वाले एरिया में हल के अब नीचे की लोहे का इस्तेमाल शुरू हो गया, तो उसकी टिप लोहे की, आयरन की बनाने शुरू कर दी उन्होंने। पर ये सिर्फ लैंड, राजस्थान और पंजाब वाले एरियाज में हो पाता था,
हिली एरियाज में हो एग्रीकल्चर उन्होंने शुरू कर दिया था, जो उस एरिया के लिए बेटर था। इरिगेशन हमें वेल्स, टैंक्स और कैनाल्स मिलती हैं। कैनाल्स शायद काफ़ी सारे लोग कम्युनिटी मिलके, कैनाल्स इतनी कॉमनली नहीं मिली हैं हमको। अब रूरल एरिया में सब इतना एग्रीकल्चर इंक्रीज हो रहा था, तो क्या सब बराबर थे? तो अनइवन थे। इसमें 3 डिविजन्स जो हमें बुद्धिस्ट और जैनिस्ट टेक्स्ट्स में मिलती हैं। पहले तो लैंडलेस, जिनके पास कोई ज़मीन नहीं होती थी, दूसरे जिनके पास थोड़ी ज़मीन होती थी, और तीसरे जिनके पास बहुत बड़े बड़े लैंड्स हुआ करते थे। ये माना जा सकता है कि जो डिफरेंस है वो सिर्फ जिसके पास कितना लैंड है उस बेस पे ही डिफरेंस होता था उस वक्त। अब ये लोग लैंड को ग्रांट भी किया करते थे, मींस जमीन का दान किया करते थे। काफी सारे लोग ब्राह्मण और किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स को दान किया करते थे। संस्कृत टेक्स्ट ये बताते हैं कि वुमेन को अपना लैंड होल्ड करना या इंडिपेंडेंटली वो किसी को लैंड दान में नहीं दे सकती थी। लेकिन प्रभावती गुप्ता, जो चंद्रगुप्त मौर्य 2 की बेटी थी, सेट माना जाता है कि उनके पास लैंड थी भी और उन्होंने दान में दी भी है। अब ये हो सकता है कि क्योंकि वो रानी है तो उनके लिए एक्सेप्शन हो, लेकिन प्रभावती गुप्ता के अलावा हमें कहीं पे भी किसी वुमेन ने कोई लैंड होल्ड किया हो, ऐसा कोई ट्रेस नहीं मिलता। अब लैंड ग्रांट क्यों की जाती होंगी, मतलब जमीन का दान क्यों दिया जाता होगा? काफी राजा इसीलिए करते होंगे ताकि एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के तौर से कि जिस एरिया में अभी एग्रीकल्चर नहीं हो रहा, वहां पे कोई खेती नहीं हो रही, अब खेती हो पाएगी। दूसरा, ये लोग मानते हैं कि इसीलिए राजा या फिर पावरफुल लोग अपने लैंड का ग्रांट देते होंगे कि वो अपनी पावर शो करने के लिए, और अपने जो लोग उनसे खुश नहीं हैं उनको अपने साथ रखने के लिए वो लोग ऐसे जमीन का दान दिया करते होंगे। अब टाउन्स एंड ट्रेड्स, सो काफी सारी जो सिटीज थी, पाटलिपुत्र जो है वो रिवर के एरिया में थी, उज्जैनी लैंड के रूट से थी, तो सबको इस तरीके से पूरा कनेक्ट करके कंट्रोल किया जाता था। अर्बन पॉपुलेशन, एलिट्स एंड क्राफ्ट पर्सन्स, राजा और जो एलिट जो रिच लोग होते थे वो लगभग किले और कैपिटल वाले एरिया में ही रहते थे। उसके अलावा हमें पता चलता है कि कम्युनिटीज जैसे गोल्ड स्मिथ थे, ब्लैक स्मिथ, टीचर्स, मर्चेंट्स, ऑफिशियल्स, किंग्स, ये सब लोग वहां पे रहते थे। गिल्ड और श्रेन्स, ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस मानी जाती हैं जो क्राफ्ट्स और मर्चेंट्स की ऑर्गेनाइजेशंस उनकी हुआ करती होंगी। लैंड और वाटर दोनों जगहों से ट्रेड होता था, तो बीच में उन लोगों का सामान कितनी बार चुरा लिया जाता था। अब जो ट्रैवल करते थे उसमें अलग अलग तरीके से किया जाता था, जैसे एक तो पैडलर्स जो फुट पे ट्रैवल करते हैं, दूसरे मर्चेंट्स जो कारवांस ऑफ बुलक कार्ट और एनिमल्स वगैरह के साथ ट्रैवल करते हैं, तीसरे सी फेयरर्स जो पानी में समुद्र के थ्रू ट्रेड करते हैं। इनका काम काफी रिस्की होता था लेकिन इनको प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा होता था। अब एक जगह से दूसरी जगह क्या क्या चीजें ट्रेड की जाती थी, तो क्लॉथ, स्टोन्स, ऐसे मेडिसिनल प्लांट्स जो मतलब दवाई के तौर से यूज किए जा सकते हैं, सॉल्ट, स्पाइसेस में स्पेशली पेपर जो रोमन एम्पायर में बहुत ज्यादा फेमस माने जाते थे, कॉइन्स एंड किंग्स। अब क्योंकि ट्रेड होता था इतने दूर के एरिया में, उसी के ही थ्रू कॉइनेज स्टार्ट हुई, सिक्के बनने लग गए। सिक्कों पे सबसे पहले हमें इंडो ग्रीक जो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे ही हमें सिक्कों पे राजा की शक्ल बनी हुई मिलती है। सोने के सिक्के हमें कुशाना रूलर्स के टाइम पे मिलते हैं, और वो सोने के सिक्के बिल्कुल उसी वेट के हैं जिस तरीके रोमन एम्पायर के टाइम के थे। हमें रोमन एम्पायर के सोने के सिक्के साउथ इंडिया में भी मिलते हैं। अब साउथ इंडिया रोमन एम्पायर का पार्ट तो नहीं था, तो इसका मतलब रोमन एम्पायर से साउथ इंडिया में ट्रेड होता था। 6th सेंचुरी ऑनवर्ड्स हमें सोने के सिक्के कम मिलते हैं। अब इस पे अलग अलग लोगों के अलग व्यूज हैं। कुछ लोग कहते हैं कि क्योंकि रोमन एम्पायर 6th सेंचुरी के बाद उसका डाउनफॉल था, तो इसके कारण अब इन लोगों का ट्रेड कम होने लग गया, तो अब इनके पास सोने के सिक्के हमें कम मिलते हैं। दूसरे लोग कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ट्रेड तो इनका एक्सपैंड ही हुआ होगा, एक जगह नहीं तो दूसरी जगह पे भी ट्रेड करते होंगे। ये हो सकता है कि इस टाइम पे हमें सिक्के लोगों ने सेव करने की बजाय उन्होंने इन्वेस्ट किए होंगे, क्योंकि हमें सिक्के नहीं मिलते लेकिन टेक्स्ट जो उस टाइम के हमें मिले हैं उनमें सिक्कों का जिक्र होता है, मींस टेक्स्ट्स में कॉइन्स मेंशन्ड हैं। ब्राह्मणी एंड खरोस्ती, हमने देखा कि ब्राह्मणी और खरोस्ती जेम्स प्रिंसिप ने डेसिफर की थी, तो जेम्स प्रिंसिप वाज नॉट द ओनली पर्सन जिसने सब कुछ कर दिया।
बहुत सारे स्कॉलर्स यूरोप से आए थे, उनके साथ इंडियन पंडित ने मिलके ये सब रिसर्च की थी, तब जाके उन्हें ये सब पढ़ने को मिल पाया। ब्राह्मणी ये स्क्रिप्ट मोस्टली अशोका के इंस्क्रिप्शंस में हमें मिलती है। ब्राह्मणी पहले माना जाता था कि पुराने टेक्स्ट शायद संस्कृत से ही कनेक्टेड हों, लेकिन फिर धीरे धीरे हमें रियलाइज हुआ कि नहीं, ये प्राकृत से रिलेटेड है। जेम्स प्रिंसेप ने 1838 में अशोकन ब्राह्मणी को डेसिफर कर लिया था। खरोस्ती ये हमें इंडो ग्रीक रूलर्स यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे उनके सिक्कों में ग्रीक और खरोस्ती दोनों में लिखा हुआ मिला है। तो उन्होंने, जिनको ग्रीक आती है, जिनको उस लैंग्वेज की नॉलेज है, उन्होंने वर्ड बाय वर्ड पढ़ने की कोशिश की और फाइनली उन्होंने, जेम्स प्रिंसेप ने खरोस्ती को डेसिफर किया। खरोस्ती इंस्क्रिप्शंस की लैंग्वेज को प्राकृत लैंग्वेज से आइडेंटिफाई किया, जिसके कारण हम लॉन्ग स्क्रिप्ट्स भी अब पढ़ पाते हैं। अशोका को देव नाम पिया मतलब बिलव्ड ऑफ गॉड, देव के प्रिय, या फिर पियादसी प्लेजेंट टू बिहोल्ड, इन नामों से भी मेंशन किया जाता है। अब इन इंस्क्रिप्शंस को पढ़ने में कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। सबसे पहली, कुछ टेक्स्ट बहुत हल्के लिखे हुए हैं तो उनके मतलब समझने में मुश्किल होता है। दूसरा, डैमेज और लेटर्स मिसिंग हैं तो प्रॉब्लम होती है। तीसरा, काफी सारे इंस्क्रिप्शंस ऐसे हैं जो अब सरवाइव ही नहीं कर पाए, वो हमें मिले ही नहीं हैं। फिर इंस्क्रिप्शंस हमें कंप्लीट पॉलिटिकल और इकोनॉमिक हिस्ट्री नहीं बता पाते, क्योंकि जो इंस्क्रिप्शंस कमीशन करते थे, जो लोग पैसे देते थे ये इंस्क्रिप्शंस लिखवाने के लिए, वो लोग अपने बारे में अच्छा ही लिखवाएंगे, तो हमें पूरी पिक्चर क्लियरली नहीं पता चल पाती है। डेली लाइफ में लोगों के जॉय और सॉरो, लोग किस बात से परेशान थे, किस बात से खुश थे, वो बातें हमें डेली लाइफ की कॉमन लोगों की नहीं पता चल पाती हैं। तो ये था आपका चैप्टर 2 12th क्लास का। अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हो, और मेरा इंस्टा लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब में आपको किंगशिप, कास्ट एंड क्लास यानी कि बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू कर। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि आखिर हम महाभारत पढ़ ही क्यों रहे हैं। तो उसका आंसर है कि महाभारत के थ्रू हमें विभिन्न वर्ग यानी कि अलग अलग सोशल ग्रुप्स कि लोग किस तरीके से रहते थे, वो लोग क्या चीज़ें फॉलो करते थे और क्या नहीं करते थे, वो सब बातें हमें उस महाभारत से पता चल पाती हैं। 1919 में V.S. सुक्तांकर ये एक स्कॉलर थे, इन्होंने एक टीम बनाई। उन्होंने जितनी भी महाभारत के टेक्स्ट, चाहे वो संस्कृत लैंग्वेज या किसी और लोकल लैंग्वेज, उन सबको इकट्ठा करा और कंपाइल किया 13,000 पेजेस में। इस प्रोजेक्ट को करने में उन्हें 47 ईयर्स लगे। इससे दो बातें क्लियर हो गई। एक तो कॉमन एलिमेंट था जो सब में कॉमन था, मोस्ट ऑफ दी महाभारत जो अलग अलग जगहों पे मिली। दूसरा, कुछ रीजनल वेरिएशन यानी कि जहाँ जहाँ जगह के हिसाब से कुछ कुछ बदलाव आते गए। तो ये दो तरीके के हमें बातें उन महाभारत में दिखी। किंगशिप एंड मैरिज। अब हर फैमिली अलग होती है। जो फैमिली में आपके रिलेटिव्स, आपका पूरा नेटवर्क होता है, उससे आप रिश्तेदार या परिवार कहते हैं, वो किंग फ्लॉक कहा जाता है उसे। अब कुछ सोसाइटीज़ कज़न्स को ब्लड रिलेशन मानती हैं, मतलब खून का रिश्ता कहा जाता है, लेकिन कुछ में उन्हें नहीं माना जाता है। अर्ली सोसाइटीज़ के बारे में हमें जो एलीट यानी कि जो अमीर रिच लोग थे उनके बारे में हमें बहुत आसानी से पता चल जाता है, लेकिन लोकल लोगों की लाइफ के बारे में जानना थोड़ा मुश्किल होता है। द आइडियल ऑफ पैटर्निटी। पैटर्निटी मतलब कि जो राजा है उसका बेटा ही राजा बनेगा। द सन कुड क्लेम द रिसोर्सेज ऑफ देयर फादर। चाहे वो कोई भी रिसोर्सेज, इवन जो राजा की गद्दी है, जो थ्रोन, वो भी वो सन क्लेम कर सकता है। ऑल्दो इस प्रैक्टिस में कुछ वेरिएशन होते हैं, जैसे अगर किसी का कोई सन नहीं है, उस सिचुएशन में ब्रदर सक्सीड कर सकता है। कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशन में वुमेन, जैसे हमने प्रभावती गुप्ता का एग्जाम्पल देखा, वो भी पावर क्लेम करती हैं, लेकिन वुमेन पावर क्लेम करें ऐसे एग्जाम्पल्स हमें कम मिलते हैं।
रूल्स ऑफ मैरिज, डॉटर्स जो होती थी उनको कोई भी हाउस होल्ड रिसोर्सेज में क्लेम नहीं होता था, उनका कोई हक नहीं माना जाता था। इससे कन्यादान का एक बिलीफ शुरू हुआ विच वॉज लाइक गिफ्ट ऑफ डॉटर। इसे कन्यादान कहा जाता है एंड इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट ड्यूटी ऑफ अ फादर। धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में 8 टाइप्स ऑफ मैरिजेस को रिकग्नाइज किया गया है। 8 तरीके की जो शादियों को रिकग्नाइज किया गया है उसमें 4 को अच्छा माना गया है और 4 को बुरा माना गया है। अब एक्सोगेमी, मैरिज जो अपने आप का यूनिट है आपकी, उसके बाहर मैरिज करना, ये डिजायरेबल माना जाता है। एंडोगेमी, अपनी यूनिट के अंदर ही मैरिज करना। पॉलीगेमी, जिसमें एक मैन की बहुत सारी वाइफ हों। पॉलीएंड्री, एक वुमेन जिसके बहुत सारे हस्बैंड्स हों, जैसे कि द्रौपदी। अब हर ब्राह्मणिकल प्रैक्टिस में उन्होंने क्या किया, ब्राह्मण्स ने लोगों को गोत्र में भी डिवाइड कर दिया। गोत्र का मतलब था कि जो एक गोत्र से बिलोंग करते हैं उनका पूर्वज सेम है। गोत्र के 2 रूल्स हैं कि जो वुमेन है उन्हें एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपने फादर का गोत्र छोड़ के शादी के बाद अपने हस्बैंड का गोत्र एक्सेप्ट करें। और सेकंड रूल ये कहा जाता है कि सेम गोत्र के लोगों में शादी नहीं होगी। लेकिन काफ़ी सारी जगहों पे हमें ऐसा एग्जाम्पल भी मिलता है, जैसे सतवाहना रूलर्स में उनकी वाइफ्स ने अपने फादर के गोत्र को नहीं छोड़ा और अपने हस्बैंड के गोत्र को नहीं एक्सेप्ट किया। जैसे कि ब्राह्मण्स की प्रैक्टिस के हिसाब से माना जाता था कि ऐसा करना है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब मदर्स भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती थी। जैसे सतवाहना रूलर्स में देखा गया है कि उनकी जो मदर होती थी उनसे ही रूलर्स यानी कि जो राजा हैं वो अपना नेम लिया करते थे। सोशल डिफरेंसेस, अब ब्राह्मण्स ने धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र में ये लिखा था कि विभिन्न वर्ग यानी वर्णास में जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन्हें क्या क्या काम करने चाहिए। तो ब्राह्मण्स को ये माना जाता था कि उन्हें पढ़ाना और वेद को पढ़ना और अलग अलग सैक्रिफाइस परफॉर्म करना, गिफ्ट लेना। क्षत्रिय को वॉर करना, लोगों को प्रोटेक्ट करना, चीज़ों को एडमिनिस्टर करना, वेद को पढ़ना और गिफ्ट्स और सैक्रिफाइसेस परफॉर्म करना। वैश्यास को एग्रीकल्चर, पैस्चरलिज्म और ट्रेड। पैस्चरलिज्म मीन्स जानवरों को पालना, खेती करना, एग्रीकल्चर और ट्रेड करना। शूद्रास को माना जाता था कि उन्हें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य क्लास को सर्व करना होगा। शूद्रास को ब्राह्मण्स ने इन नॉर्म्स को, ताकि अच्छे से यही बातें लोग पालन करें, उन्होंने कुछ स्ट्रैटेजीज अपनाई। पहला उन्होंने ये कहा कि ये जो वर्णा है यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ये बिल्कुल डिवाइन है, मतलब ये पत्थर की लकीर है एक तरीके से। दूसरा उन्होंने राजा को ये एडवाइस किया, क्योंकि राजा से भी ऊपर ब्राह्मण होते थे, तो उन्होंने ये कहा कि आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपके राज्य में इन वर्णास का पालन अच्छे से किया जाए, लोग इनको माने। तीसरा उन्होंने एक और स्ट्रैटेजी अपनाई। उन्होंने कहा कि ये बाय बर्थ यानी कि जन्म से ही ये तय हो जाता है कि आप क्या हो। अब इन ब्राह्मण्स की बातें शायद हर जगह पे नहीं मानी जाती थी, जैसे नॉन क्षत्रिय किंग। अब ब्राह्मण्स के हिसाब से सिर्फ क्षत्रिय ही राजा बन सकता है, लेकिन मौर्य का अगर हम देखें तो मौर्य एक सबसे बड़ा एम्पायर है, मौर्य वंश की मौर्य डायनेस्टी। उसमें जो सबसे पहले रूलर थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने मौर्य डायनेस्टी की स्थापना की थी, स्टैब्लिश किया था, वो कहा जाता है, वैसे बुद्धिस्ट टेक्स्ट कहते हैं कि वो क्षत्रिय थे, लेकिन ब्राह्मण्स कहते हैं कि वो काफ़ी नीच जाति के थे, मतलब वो क्षत्रिय नहीं थे। इसके अलावा सतवाहना, उनके एक बेस्ट रूलर्स भी, वो कहा जाता है वो क्षत्रिय नहीं, वो ब्राह्मण थे। तो इसका मतलब माना जा सकता है कि शायद ब्राह्मण्स की जो प्रैक्टिसेस लिखी जाती थी वो हर जगह पे नहीं मानी जाती थी। इसके बाद जातियां भी बना दी गई। वर्णा तो सिर्फ 4 हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जातियां बहुत सारी होती हैं। ये शायद इसीलिए बनाई गई थी, जैसे कुछ लोग जो जंगलों में रहते हैं या जो जैसे गोल्ड स्मिथ यानी कि सुनहार है, हम उन्हें किस कैटेगरी में डिवाइड करोगे आप, तो उन्हें जातियों का नाम दे दिया गया, उनका अपना एक ग्रुप बना दिया गया। उस ग्रुप को गिल्ड्स और श्रीन्स कहा जाता है। इनकी अपना ही प्रोफेशन है, इनका अपना, इसे सारे सुनहार ही हैं ये। अब सुनहार ना क्षत्रिय है, ना शूद्र है, ना वैश्य है, वो एक अलग ही उनकी जाति है। इस तरीके से वो जातियां बांट दिया करते थे। अब ऐसी पॉपुलेशन जो संस्कृत नहीं बोलती थी उसे अनसिविलाइज्ड या इवन एनिमल लाइक कहा जाता था।
जो संस्कृत बोलते थे सिर्फ उन्हें ही अच्छा माना जाता था। जैसे एकलव्य है, हमने एकलव्य महाभारत की स्टोरी में सुना है कि वो द्रोणाचार्य से शिक्षा लेने आए थे, उन्हें भी माना जाता है कि वो फॉरेस्ट ड्वेलर थे। अब इन 4 वर्णों के अलावा जो सबसे नीचे शूद्र हैं, उनसे भी नीचे अनटचेबल्स में माना जाता है चंडाल्स को। चंडाल्स, उनको ये माना जाता है कि इवन उनका देख लेने से भी लोग पॉल्यूट हो जाते। उनको ऐसी मनुस्मृति में ड्यूटीज लिखी गई हैं कि चंडाल्स को क्या काम करना होता है। तो उसमें कहा जाता है कि उन्हें विलेज के बाहर रहना होगा, वो रात को विलेज में चल नहीं सकते। उनको जो लोग ऐसे हैं जिनके कोई रिलेटिव्स नहीं हैं, उनकी डेड बॉडी को उनको डिस्पोज, यानी कि उनके जो भी अंतिम संस्कार वगैरह है वो उन्हें करना पड़ेगा। रिसोर्सेज एंड स्टेटस, इसमें हम 2 चीज़ों की बात करेंगे, जेंडर की और वर्नास की। अब माना जाता है कि फादर की डेथ के बाद, पिता की डेथ के बाद पुत्र को सब कुछ, यानी कि सन को सब कुछ मिल जाता है। तो मोस्टली लैंड वगैरह सब चीज़ों को एक्सेस सन को ही मिलती है, मैन को। वुमेन को नहीं दिया जाता था लैंड। वुमेन को सिर्फ उसकी मैरिज पे जो गिफ्ट्स मिलते थे, जिसे स्त्री धन कहा जाता था, सिर्फ वो अपने पास रख सकती थी, उसके अलावा और कुछ भी नहीं मिलता था। हमें बहुत कम एग्जाम्पल मिलते हैं जहाँ वुमेन को लैंड वगैरह दिया गया हो। हमने पिछले चैप्टर में भी ये चीज़ डिस्कस की थी, जैसे प्रभावती गुप्ता। ये एक एक्सेप्शनल केसेस हैं। तो हम मान सकते हैं कि जेंडर में अनइक्वालिटी, यानी कि मैन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना वुमेन से, इसका रीज़न भी शायद यही है कि वुमेन को लैंड, ज़मीन नहीं दी जाती थी। उनको कोई भी हक नहीं दिया जाता था अपने फादर की प्रॉपर्टी या रिसोर्सेज में। आज तो खैर लॉ बन गए हैं, तो अब चीज़ें बदल चुकी हैं। दूसरा वर्ण में भी ये दिखाया जाता है, क्योंकि शूद्र सबसे बॉटम में माने जाते हैं, उनको तो सर्व करना है। तो शूद्र तो कभी रिच दिखाए ही नहीं गए, लेकिन सबसे वेल्दीएस्ट तो ब्राह्मण और क्षत्रिय ही होंगे। अब एक और ऑल्टरनेटिव माना जाता है कि कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनके पास वेल्थ होगी, लेकिन उन्होंने गलत तरीके से पैसा इकट्ठा किया है, तो लोग उन्हें पसंद नहीं करते। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो अच्छे हैं, तो लोग उनकी वैसे ही रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं। तो एक ऑल्टरनेटिव सोशल सिनेरियो भी ये हो जाता है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, अब बुद्धिस्ट लोग ये मानते हैं, सूत्र पिटाका इनका एक टेक्स्ट है जिसमें ये लिखा गया है कि पहले लोग बहुत पीसफुल रहते थे, वो नेचर से सिर्फ उतनी चीज़ें लेते थे जितनी उनको चाहिए होती थी। वक्त के साथ वो लालची होते गए, ग्रीडी होते गए, और उन्होंने ज़्यादा चीज़ें अपने लिए यूज़ करनी शुरू कर दी। हैंडलिंग टेक्स्ट, अब हिस्टोरियंस को संस्कृत, पाली और लोकल लैंग्वेज में अलग अलग टेक्स्ट मिलते हैं, जिसमें वो देखते हैं कि इसका किसने होगा, मतलब जैसे एक महाभारत भी है तो इनका ऑथर कौन होगा, इसे किस टाइम में लिखा गया होगा। जैसे महाभारत है, ये संस्कृत में लिखी गई है जो सबसे सिंपल है, लेकिन अगर आप लोकल लैंग्वेज में तमिल, पाली, इनमें थोड़ी रीजनल वेरिएशन, जो वक्त के साथ, जो जगह के साथ थोड़े हमें बदलाव दिखते हैं उनके टेक्स्ट में। अब हिस्टोरियंस जो भी पुराना टेक्स्ट, जो भी पुरानी लिखी हुई चीज़ें मिलती हैं, उन्हें 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक नरेटिव, एक डिक्टेटिव। नरेटिव मतलब जो सिर्फ कहानी की फॉर्म में लिखा गया है। डिक्टेटिव जिसमें कोई सोशल नॉर्म, जिसमें हमें कोई ऐसी जानकारी पता चलती है कि उस वक्त लोग किस तरीके की चीज़ों का पालन करते थे। ऑथर्स एंड डेट्स, अब ओरिजिनल स्टोरी जो लिखी गई थी महाभारत की, वो तो माना जाता है कि क्योंकि ये तो लड़ाई थी, तो उसमें जो लोग रथ पे सारथी होते थे, मतलब आपने अगर अर्जुन भी देखा तो उनके कृष्ण जी सारथी थे। इसी तरीके से जो आगे चैरियट बैठे होते थे, जो कार्ट चलाते थे या घोड़े चलाते थे, उन लोगों ने ये कहानियाँ देखी और उन्होंने ओरली इनको बोला, मुँह ज़बानी। उसके बाद वक्त के साथ इन्हें लिखा गया, ब्राह्मण्स ने इनको लिखना शुरू किया। अब जो लिखी हुई हमें चीज़ें मिलती हैं उनमें कुरु और पंचाल, ये किंगडम्स का नाम आता है। ये उसी वक्त इवॉल्व हो रहे थे। वही ऐसा वक्त था जिस टाइम पे महाभारत लिखी गई है, जब कृष्ण जी, जो विष्णु के अवतार माने जाते हैं, उन्हें भी पूजा जाता था। 10,000 वर्सेस यानी कि 10,000 छंद की ये पहले लिखी गई थी, बाद में बढ़ते बढ़ते ऐड होते होते ये 1,00,000 छंद की हो गई। और सबसे पहले जो माना जाता है, वेद व्यास जी ने इसको लिखा होगा। सर्च ऑफ कन्वेंस, अब बीबी लाल, विलेज ऑफ एक्सकेवेशन, इन्होंने 1951 से 1952 में इनको एक मेरठ के यूपी में हस्तिनापुर नाम की जगह मिली, और माना जाता है कि कुरु किंगडम जो था वो भी वहीं सिचुएटेड था।
जो बीबी लाल ने उनकी वहाँ पे खुदाई की, एक्सकेवेशन की, तो उन्हें वहाँ पे 5 अलग अलग लेयर मिली, मतलब मिट्टी में सबसे नीचे फिर ऊपर ऐसे 5, उसमें 2 हमारे काम की हैं। सेकंड फेज में उनको मिला कि घर जो थे वो बिल्कुल भी प्लान नहीं थे, दीवारें मिट्टी की बनी हुई थी और कुछ भी तरीके से नहीं था। थर्ड फेज में उनको मिलता है कि सब कुछ प्लान था, मतलब ईंटें भी प्रॉपर बनी हुई थी, घर के नीचे ड्रेनेज सिस्टम भी था, सब कुछ, वेल्स, कुएं भी थे, सब कुछ था। अब इसमें हम ये मान सकते हैं कि शायद सब कुछ इतना प्लान्ड होगा उस वक्त। दूसरी चीज़ जो महाभारत को लेके काफ़ी ज़्यादा कहते हैं ना चैलेंजिंग एपिसोड है, वो ये है कि द्रौपदी एक वाइफ के 5 हस्बैंड्स थे। अब पॉलीएंड्री पे हिस्टोरियंस में कुछ सजेस्ट करते हैं कि पॉलीएंड्री हमें अनयूजुअल लगती है, लेकिन एक टाइम पे शायद हिमालय रीजन में इसे प्रैक्टिस किया जाता होगा। दूसरा ये मानते हैं कि क्राइसिस की सिचुएशन, जब वॉर होगा, उस टाइम पे शॉर्टेज ऑफ वुमेन हो गई। अब महाभारत जो है ये डायनामिक यानी कि गतिशील पाठ है, क्योंकि महाभारत सिर्फ संस्कृत में लिखा गया और वहीं पे नहीं रुका, उसके बाद इसको अलग अलग लोकल लैंग्वेज में भी लिखा गया। इसकी जो सेंट्रल मेन स्टोरी है, जैसे आप महाभारत की अगर मैं स्टोरी समझाऊं तो आप सबको पता है कि पांडव और कौरव ये 2 कजन्स थे, लेकिन इनमें लड़ाई हुई थी पावर और लैंड को लेके, और बाद में लड़ाई के बाद ऑफ कोर्स पांडव ही जीते थे। तो ये कहानी मेन कहानी है, लेकिन इसको अलग अलग तरीके से लिखा गया है। इसको नाटक, डांस, म्यूज़िक, इवन जो मूर्तियाँ बनाई गई हैं उनमें अलग अलग तरीके से लोकल लैंग्वेज और लोकल लोगों ने इसको अपना टच दिया है, तो ये बदलती चली गई। तो ये था आपकी हिस्ट्री 12th क्लास का चैप्टर 3। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में झटपट पूछ सकते हैं। एंड बिल्डिंग्स, ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। इसमें हम अलग अलग धर्मों की यानी कि बुद्धिज्म, जैनिज्म, इन सब की बात करेंगे, और इसके अलावा हम विष्णु अवतार और शिव जी के रूप की भी बात करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चैप्टर 600 BCE से लेके 600 CE, ये पूरे वक्त में क्या क्या धर्म थे, वो धर्म क्या क्या मानते थे और क्या नहीं मानते थे, ये सब हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो इनके बारे में कैसे हमें पता चलता है, तो हमें सोर्सेज जो मिलते हैं वो मिलते हैं बौद्ध, जैन और ब्राह्मणों ने जो ग्रंथ लिखे हैं उनसे ही हम ये सब बता पाते हैं। सबसे पहले अगर हम पुरानी चीज़ों की बात करें तो पौराणिक टेक्स्ट में ऋग्वेद का नाम ज़रूर आता है। इसमें देवताओं के जिक्र हुए थे, जैसे कि अग्निदेव, इंद्र और सोम। ये सब देवताओं की पूजा की जाती थी, इनके लिए बलि चढ़ाई जाती थी, अलग अलग यज्ञ किए जाते थे। तो राजाओं को भी ब्राह्मणों से ही यज्ञ करवाने पड़ते थे, क्योंकि ब्राह्मण ही एक ऐसे होते थे जिनको इन चीज़ों की बारे में नॉलेज होती थी, उन्होंने पढ़ाई कर रखी होती थी। तो सबसे मेजर जो यज्ञ माने जाते हैं वो है राजस्य, अश्वमेघ यज्ञ और राजस्व यज्ञ में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यज्ञ माने जाते थे। पर वक्त के साथ लोगों ने इन यज्ञों पे क्वेश्चन करना शुरू किया कि किसी की बलि चढ़ाने से हमारी जिंदगी बच सकती है। ये सब क्वेश्चंस लोगों ने पूछने शुरू किए। इसके कारण एक डिस्कशन शुरू हुई, डिबेट शुरू हुई कि क्या सच में ऐसा होता है कि नहीं होता। तो इन डिबेट्स और डिस्कशन में हमें बौद्ध जो ग्रंथ हैं या टेक्स्ट हैं उनसे ये पता चलता है कि 64 स्कूल ऑफ थॉट्स, मतलब अलग अलग विचार उस वक्त डेवलप हुए। और कुटिग्रशाला ये एक ऐसी जगह होती थी जहाँ पे लोग इकट्ठे बैठ के डिस्कशन किया करते थे। इसी तरह महावीर और भगवान बुद्ध भी ऐसे ही एक टीचर थे जो अलग विचार मानते थे। वो ब्राह्मण्स के जो विचार थे उनसे वो उनको एक्सेप्ट नहीं करते थे। अब 2 तरीके के लोग होते हैं, एक फैटलिस्ट और एक मटीरियलिस्टिक। फैटलिस्ट वो लोग होते हैं जो मानते हैं कि सब कुछ पहले से ही निर्धारित है, हम कुछ नहीं बदल सकते। मटीरियलिस्टिक वो लोग होते हैं जो कहते हैं कि हम सब कुछ बदल सकते हैं, सब कुछ हमारे हाथ में है। अब बात करते हैं भगवान महावीर की। जो भगवान महावीर जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं उन्हें हम वर्धमान महावीर भी कह सकते हैं।
उनसे पहले 23 और महावीर जो टीचर्स थे वो बन चुके थे। उनको तीर्थंकर्स कहा जाता था। जब वर्धमान महावीर इन्होंने एक काफी हद तक जैन धर्म को स्प्रेड किया। जैन धर्म में ये माना जाता है कि हर चीज में जान है, पत्थरों में, पौधों में, जानवरों में, पक्षी जानवर सब चीज़ों में जान होती है, तो हमें किसी चीज़ को मारना नहीं है। अगर आप जैन धर्म के भिक्षुक बनना चाहते थे तो आपको 5 ऐसी चीज़ों का पालन करना पड़ता था। आपको किसी को मारना नहीं है, आपको कोई चोरी नहीं करनी, आपको झूठ नहीं बोलना, ब्रह्मचर्य यानी कि सेलिबेसी यानी कि आपको शादी नहीं करनी है, उसका पालन करना होगा। आप अपने पास कोई प्रॉपर्टी पोजेस नहीं कर सकते, संपत्ति नहीं रख सकते। जैन धर्म को स्प्रेड किया गया कहानियों के थ्रू, विचारों को बताया गया। दूसरा, इन्होंने लिखा भी। उस वक्त जो लैंग्वेज चलती थी यानी कि संस्कृत, प्राकृत, तमिल, इन्होंने उनमें इनको लिखा और ये लाइब्रेरीज में आज भी प्रिजर्व्ड हैं। अब बौद्ध धर्म की बात करते हैं। तो बौद्ध धर्म में सबसे पहले भगवान बुद्ध की जो स्टोरी थी, जिन्होंने उन्हें इतना बड़ा भगवान बुद्ध बना दिया, वो स्टोरी कैसे शुरू हुई कि भगवान बुद्ध का पहले नाम था सिद्धार्थ। उनकी शादी भी हो रखी थी, उनका एक बेटा भी था। भगवान बुद्ध जो थे, उनके जो फादर थे वो एक चीफ थे, साक्या क्लैन के वो राजा कहे जाते थे। के पापा ने सिद्धार्थ यानी कि भगवान बुद्ध के पापा ने उनको सब चीज़ों से, मतलब सारे दुखों से और दुनिया की रियलिटी से छुपा रखा था। तो उनको लाइफ बड़ी सिंपल लगती थी, वो राजमहल में खुशी खुशी जिया करते थे। एक दिन जब वो नगर में गए तो उन्होंने देखा कि कैसे एक बूढ़ा आदमी बीमार पड़ा हुआ है, एक इंसान की डेड बॉडी लोग लेके जा रहे हैं। से मतलब उनको समझ आया कि मैं भी मर सकता हूँ। और ये सब चीज़ें जब उन्हें रियलाइज हुई तो उन्होंने एक फैसला लिया। उन्होंने अपना पूरा जो पैलेस था सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया और वो सच को ढूंढने के लिए निकल पड़े। काफ़ी टाइम उन्होंने जो भी अपनी मेडिटेशंस की और उन सब में फाइनली उनको एनलाइटमेंट यानी कि जो जीवन का सच है वो प्राप्त हो गया और उन्होंने धामा यानी कि जो एक्चुअल सही रास्ता है वो बताना शुरू किया उसके बाद। अब भगवान बुद्ध की जो टीचिंग्स हैं वो हमें सूत पिटक, ये एक ऐसा टेक्स्ट है जिसमें हमें कहानियाँ और काफ़ी सारी टीचिंग्स जो भगवान बुद्ध की हैं, स्टोरीज भी हमें उसमें मिलती हैं। भगवान बुद्ध के अकॉर्डिंग कुछ भी सेम नहीं है, हमेशा सब कुछ चेंज होता रहता है। आपका जो सोल है वो ही सिर्फ एक परमानेंट है, बाकी सब बदल रहा है। अगर आप ये जो दुख हैं इन सब से छूटना चाहते हो तो आपको ये पूरी की पूरी दुनिया को छोड़ना पड़ेगा और ये आपके ही हाथ में कि आप ये चूज करो कि आपको ये दुख नहीं झेलना और आप ये सब कुछ छोड़ के आप एक्चुअल जो राइट रास्ता है उसे चूज करो। अब जैसे जैसे बौद्ध धर्म बढ़ने लगा तब भगवान बुद्ध ने संघा बनाया। संघा एक ऑर्गेनाइजेशन थी, भिक्षुक होते थे, बाद में जाके वो टीचर्स बन जाते थे जो धामा स्प्रेड करते थे। पहले सिर्फ भिक्षुक यानी कि मेन हुआ करते थे बुद्धिज्म में, बाद में वुमेन ने भी ज्वाइन किया। सबसे पहले जिन्होंने ज्वाइन किया वुमेन ने वो थी महाप्रजापति गौतमी यानी कि स्टेप मदर थी। जो वुमेन बुद्धिज्म ज्वाइन करती हैं उन्हें भिखुनी कहा जाता था। बुद्धा के जो फॉलोअर्स थे वो राजा से लेके जो स्लेव्स या दास होते हैं उन तक सभी उनके फॉलोअर थे। जब एक बार कोई बुद्धिज्म फॉलो करता था तो वो सब भिक्षुक और भिखुनी बन जाते थे, वो सब बिल्कुल बराबर हो जाते थे। बुद्धिज्म भगवान बुद्ध की लाइफ और उनके बाद उनकी डेथ के बाद भी स्प्रेड होता रहा। अब बात करते हैं स्तूपास की। स्तूपास को पहले चैत्यास कहा जाता था, ये छोटी सी जगह होती थी। बाद में भगवान बुद्ध की जो भी इम्पोर्टेंट प्लेसेस थी वहाँ पे इसमें स्तूपास बना दिए गए, जैसे कि लुम्बिनी जहाँ पे भगवान बुद्ध पैदा हुए थे। ये जगहें जो मैं बोल रही हूँ ये इम्पोर्टेंट है मैप के पर्पज से भी, क्योंकि आपको मार्क करनी भी आ सकती हैं। फिर बौद्ध गया जहाँ पे भगवान बुद्ध को एनलाइटमेंट मिली थी। सारनाथ जहाँ पे उन्होंने सबसे पहला सम्मन दिया था, अपना पाली लैंग्वेज में दिया था। उसके बाद कुशीनगर जहाँ पे उनको निबाना प्राप्त हुआ। अब स्तूपास क्यों बनाए जाते थे? क्योंकि भगवान बुद्ध की जो भी बॉडी के पार्ट्स थे ये अलग अलग जगहों पे जहाँ पे स्तूपास बने हैं वहाँ पे इन्हें दफनाया गया है। तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट अशोकवंदना में कहा जाता है कि बुद्धा ये जो भी सारे पार्ट्स थे अशोका ने डिस्ट्रीब्यूट किए और जो भी मेजर सेंटर्स थे और एरियाज थे वहाँ पे उन्हें दफना के श्रीन स्तूपास बनाने का ऑर्डर दिया गया। स्तूपास कैसे बनाए जाते थे? क्योंकि कुछ तो अशोका ने बनवाए, लेकिन जो बौद्धिज्म में आ जाते थे उनके पास खुद के इतने पैसे नहीं होते थे कि वो इन्वेस्ट करके ये स्तूपास बनवाएं, तो लोग दान दिया करते थे। तो जो भी डोनेशंस देते थे उनके नाम बिल्डिंग्स पे, पिलर्स पे, रेलिंग्स पे लिखे हुए मिलते हैं। स्तूपा का स्ट्रक्चर कैसा होता था? ये पहले अंधा ये सेमी स्ट्रक्चर ऐसे होता था,
फिर उसके बाद ऊपर एक हर्मिका, इस तरीके की ये जगह, इसको हर्मिका कहते हैं, बालकनी। अब हर्मिका के ऊपर एक मस्त बनी है, इसे यस्ती कहते हैं, अम्ब्रेला या छतरी जैसा जो ये स्ट्रक्चर है। ये उसके आसपास एक रेलिंग बनाई जाती थी जो पूरी दुनिया से इस जगह को अलग कर देती थी। अगर हम सांची स्तूपा की बात करें तो हमें काफी अच्छे से कार्व की हुई स्ट्रक्चर्स और स्कल्पचर्स मिलते हैं। अब सांची स्तूपा और अमरावती की बात करते हैं। 1959 में अमरावती एक राजा ने मंदिर बनवाने के लिए थोड़ा सा डिमोलिश कर दिया था, उन्होंने उसे ठीक नहीं करवाया। इसके बाद 1854 में वॉल्टर एलियट, ये कमिश्नर थे, ये अमरावती गए, इन्होंने देखा वहां पे जो भी इनको चीजें दिखी, इन्होंने उन्हें मद्रास भिजवा दिया। ऐसे ही वक्त के साथ हमें 1850s में दिखा जो भी अच्छी चीजें अमरावती की थी वो कमिश्नर्स और बड़े बड़े जो सोशल ऑफिशियल्स थे उनके घरों में, उनके ऑफिसेज में हमें दिखने लग गई। ब्रिटिश ऑफिशियल कॉलिन मैकेंजी ने लिखा भी अमरावती के बारे में, लेकिन शायद उनकी रिपोर्ट्स इतनी अच्छी और कन्विंसिंग नहीं थी तो वो पब्लिश भी नहीं हुई। H.H. कोल ने लिखा है कि एक जगह जो कि इतनी अच्छे से प्रिजर्व हो सकती थी उसे बिल्कुल सुसाइडल कह सकते हैं कि वहां से सब कुछ निकाल दिया गया। आप उसका डुप्लीकेट यूज कर सकते हो लेकिन ओरिजिनल चीज नहीं निकालनी चाहिए। लेकिन अमरावती के टाइम पे H.H. कोल कन्विंस नहीं कर पाए ब्रिटिश ऑफिशियल्स को। बाद में जब सांची डिस्कवर हुआ 1818 में, तब उन्होंने कन्विंस कर लिया और सांची बिल्कुल अच्छे से प्रिजर्व हो गया। सांची के 4 दरवाजे हैं, उसमें से एक दरवाजा थोड़ा सा टूटा हुआ था लेकिन इतनी बुरी हालत में नहीं था, तो यूरोपियंस चाहते थे कि हम उसे वहीं ले जाएं, लेकिन समहाउ वो कन्विंस हो गए और वो यहीं रह गया। अमरावती को प्रिजर्व करने में एक सबसे बड़ा हाथ आता है शाहजहाना बेगम का। शाहजहाना बेगम को काफी सारे ब्रिटिशर्स और फ्रांस के हिस्टोरियंस और उस टाइम के ऑफिशियल्स ने बोला था कि वो अमरावती की कुछ चीजों को ले जाके वहां के म्यूजियम में रखना चाहते हैं, लेकिन शाहजहाना बेगम ने साफ मना कर दिया। इस कारण से भी थोड़ा सा अमरावती प्रिजर्व हो गया। अब आपने देखा ही है कि कैसे यूरोपियंस हर अच्छी चीज जो भी उनको दिखती थी वो लोग वो ले जाया करते थे। तो इन अच्छी चीजें जो उनको दिखती थी, ये स्कल्पचर, ये वो जो हम बता रहे हैं कि स्लैब्स मिले उनको, वो ले गए, इन पे इस तरीके के स्कल्पचर, इस तरीके की मूर्तियां बनी होती थी। तो ये स्टोरीज होती थी, जैसे कि वेसंतारा जटाका में ये कहा गया है कि एक प्रिंस ने अपनी सारी की सारी वेल्थ, अपना राज दरबार, राजपाट, सब कुछ एक ब्राह्मण को दे दिया और वो अपनी फैमिली और अपने बच्चों के साथ एक नॉर्मल जिंदगी जंगलों में बिताने के लिए चले गए। अब इसके अलावा कुछ सिंबल्स को भी वर्शिप किया जाता है। अब जब बुद्धा को एनलाइटमेंट मिली तब वो एक पेड़ के नीचे मेडिटेशन कर रहे थे, तो उसे ऐसे दिखाने के लिए खाली जगह पाई जाती है जिसे दिखाया जाता है कि बुद्धा एनलाइटमेंट अटेन की, वो इस तरीके से सिंबलाइज किया जाता है। इसके अलावा व्हील का स्ट्रक्चर भी शो किया जाता है। अब पॉपुलर ट्रेडिशंस, हमें वहां पे सांची में सिर्फ ट्रीज और ये सब बौद्धिज्म से रिलेटेड चीजें मिलती हैं। इसके अलावा हमें एक ऐसी वुमेन मिलती है जिसे माना जाता है कि वो शिलाभंजिका हो सकती है, जिसके टच करने पे हर चीज फ्लावर बन जाया करती थी। इसके अलावा हमें एक एलिफेंट बना हुआ, क्योंकि कुछ एनिमल्स को भी वो लोग रिलीजियस और स्पेशल मानते थे, जैसे कि एलिफेंट्स, हॉर्सेस, मंकी, कैटल। और हमें एलिफेंट्स और लोटसेस एक वुमेन के आसपास पड़े मिले हैं। माना जाता है कि वो फिगर्स जो हैं वो माया और गजा लक्ष्मी की हो सकती हैं। इसके अलावा सर्पेंट, सांप के भी हमें वहां पे बनी हुई चीजें मिलती हैं। अब महायाना बुद्धिज्म। महायाना बुद्धिज्म में क्या था कि बुद्धिज्म में यही माना जाता था कि अगर आपने निर्वाणा अचीव करनी है तो वो आप अपने एफर्ट से ही अचीव कर सकते हो। तो बोधिसत्तास वो लोग होते थे जो दयालु होते थे, दूसरे लोगों की हेल्प करते थे, वो दुनिया छोड़ देते थे बट वो लोगों की फिर भी हेल्प करते रहते थे। तो वर्शिप ऑफ इमेजेस ऑफ बुद्धा एज वेल एज बोधिसत्ता, तो जो ये नया इन्होंने ट्रेडिशन बनाया, इसको उन्होंने नए पार्ट, इसे महायाना कहा गया। इसका मतलब है ग्रेट व्हीकल। और जो पहले से बिलीव्स चले आ रहे थे उन्हें इन्होंने हीनयाना यानी कि लेसर व्हीकल कहा। अब हिंदू पुराण की भी उस टाइम पे ग्रोथ हो रही थी। इसमें हम 2 चीजों की बात करेंगे, एक वैश्यिज्म और एक शैविज्म। वैश्यिज्म मतलब जो विष्णु और विष्णु के अवतारों की पूजा करते हैं,
तो इसमें विष्णु जी और उनके अवतार को माना जाता है कि जब भी इस धरती पे कोई पाप बढ़ेगा तब विष्णु जी कोई ना कोई अवतार लेते हैं और उनकी पूजा की जाती है। शैविज्म में शिव जी की पूजा की जाती है एज अ ह्यूमन, जो उनको दिखाया गया है। उसके अलावा लिंग का रूप भी दिखाया गया है जिसमें उनकी पूजा की जाती है। अब अगर इन सब मीनिंग्स को हिस्टोरियंस को समझना था तो उनको इन सब के टेक्स्ट भी समझने पड़ेंगे जो ब्राह्मण्स ने लिखे थे। तो अब जो ये ब्राह्मण्स बातें लिखते थे ये नॉर्मल पब्लिक तक कैसे पहुंचेंगी जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे। तो ये तेज तेज लाउडली पब्लिक में रीड किए जाते थे तो लोगों को सुनते थे और उनको समझ आती थी कहानियां। बिल्डिंग टेम्पल्स। अब पहले टेम्पल्स जिन पे देवी देवताओं की पूजा की जाती थी, भगवान की पूजा की जाती थी, वो बहुत छोटे से होते थे। गर्भगृह एक बहुत छोटा सा स्मॉल स्क्वायर होता था, उसे गर्भगृह कहा जाता था। उसमें एक दरवाजा होता था जिसमें आप अंदर जा सकते हो। वक्त के साथ ये बड़ा कर दिया इन लोगों ने, वक्त के साथ ये स्ट्रक्चर को बड़ा कर दिया और इसे शिकारा कहा जाने लगा। इस शिकारा में आपको बड़े बड़े दरवाजे, हॉल्स, पानी पीने की जगह, दीवारें, सब कुछ काफी यूनिक तरीके से बनाया जाना शुरू कर दिया इन्होंने। इवन पहाड़ों को कार्व करके भी इन्होंने मंदिर बनाए। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कैलाशनाथ पर्वत। अब इन सब कामों को करने में यूरोपियंस को कुछ दिक्कत भी आई। जब उन्होंने पुरानी हिस्ट्री को समझने की कोशिश की तो यूरोपियंस ने कुछ प्रॉब्लम्स फेस की। सबसे पहली प्रॉब्लम ये थी कि जब यूरोपियंस ने ये सारे स्ट्रक्चर्स देखे तो मतलब ह्यूमन और एनिमल मिक्स, जैसे नरसिंह अवतार है विष्णु जी का, उसके अलावा बहुत सारे सर, ये सब देख के उनको समझ नहीं आया कि ये किस तरीके की फिगर्स हैं। बाद में उन्होंने इसे ग्रीस, एंशिएंट ग्रीस के बारे में, वहाँ की जो मिली हुई चीजें थी वो उनको पहले से समझ आ चुकी थी, तो उन्होंने यहाँ और उन चीजों को कनेक्ट किया और उनसे फिर इन्होंने मतलब निकालने शुरू किए। बाद में जब इनको बुद्धा और बोधिसत्ता से रिलेटेड मॉडल्स मिले तो वो ग्रीक मॉडल से बिल्कुल मैच भी कर पाए, तो ये और इजीली समझ पाए। लेकिन दूसरी प्रॉब्लम फिर ये आई कि मोस्टली हिस्टोरियंस क्या करते हैं, जो भी इनको पत्थर या मूर्ति मिलती है उसे ये लोग लिटरल मतलब में निकाल लेते हैं और ग्रीस वाली जो भी चीजें मिली उनसे इन्होंने कनेक्ट कर दिया। लेकिन हर बार ऐसा नहीं हो सकता, कभी कभी उनको उस चीज से रिलेटेड एक्चुअल में मतलब समझने पड़ेंगे, तभी उनको समझ आएगा। जैसे महाबलीपुरम तमिलनाडु में है, इस पे रॉक सरफेस पे कुछ इस तरीके की नक्काशी की हुई है। अगर यूरोपियन स्कॉलर्स को इसका मतलब ढूंढना था तो उनको पहले लिटरल मतलब समझना पड़ा, उनको सारे टेक्स्ट पढ़ने पड़े जो भी लिखा हुआ था, तभी उनको इनके मतलब समझ आए। तो यूरोपियंस को ये थोड़ी सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। तो ये था आपका चैप्टर 4 हिस्ट्री 12th क्लास का। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स या क्वेश्चंस हो आप मुझे झटपट नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, नहीं तो मेरा इंस्टा लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने वीडियो अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी थी तो चांसेस हैं कि आपको ये और ये वीडियो भी अच्छी लगेंगी।